11 जुलाई 2006 शाम 6:24 मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन चर्च गेट से आ रही लोकल ट्रेनें खचाखच भरी थी। दोस्तों, ये वही वक्त था जब मुंबई की लाइफलाइन, उसकी लोकल ट्रेन रोजाना 70 लाख लोगों को घर पहुंचाती थी। दफ्तर से थके हुए लोग, कॉलेज से लौटते स्टूडेंट्स, सब्जी का थैला थामे कोई माँ, अपने बच्चे को कंधे पर बिठाए कोई बाप। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी दोस्तों, ये लाखों घरों की उम्मीद थी। लेकिन उस शाम फर्स्ट क्लास के डिब्बों में 7 प्रेशर कुकर छिपाकर रखे गए थे। अंदर था RDX। सिर्फ 11 मिनट के भीतर माटुंगा रोड से लेकर बोरीवली तक करीब 90 किलोमीटर की इस रेलवे कॉरिडोर पर 7 धमाके हुए। एक के बाद हर धमाका इतनी बारीकी से टाइम किया गया था जैसे मौत ने खुद टाइम टेबल बनाया हो। इतनी सटीक टाइमिंग कि किसी एक शहर में एक साथ इतने डिब्बे दहल जाएं, ये किसी आम अपराधी का काम नहीं हो सकता था। हमारी लोकल ट्रेन जो हर मुंबई वाले की जान थी, उसी दिन 209 लोगों की मौत की वजह बन गई और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। डिब्बों में बिखरे बैग, चप्पलें, टिफिन के डिब्बे, जिंदगी के वो निशान जो अब सिर्फ सबूत बन चुके थे। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 7 बम थे या पूरे सिस्टम की नाकामी का सबूत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मिशन डॉक्स हिंदी। यहाँ हम लेकर आते हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्य, देश को हिला देने वाले अपराध, चौंका देने वाली घोटाले, खुफिया ऑपरेशन और उन सच्ची घटनाओं की कहानियां जिनके पीछे छिपे सच से बहुत कम लोग परिचित हैं। तो चलिए आज के मिशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2001 में संसद पर हमला, 2003 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और जवेरी बाजार में धमाके। भारत तब भी दहला था, तब भी लाशें उठी थीं, तब भी वादे किए गए थे अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर बार एक ही नाम सामने आता था, लश्कर-ए-तैयबा। पाकिस्तान की सरजमीन से चलने वाला वो संगठन जिसका मकसद था भारत को अंदर से खोखला करना। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को 2001 में ही प्रतिबंधित किया जा चुका था, लेकिन उसका नेटवर्क जमीन के नीचे सक्रिय रहा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी दोस्तों, ये असली गठजोड़ था, सरहद पार की साजिश और अंदर बैठे कुछ गद्दार। आप सोचिए, जो देश हमें पानी रोटी देता है उसी के खिलाफ हथियार उठाना, ये गद्दारी की सबसे घिनौनी मिसाल थी। अब बात करते हैं असली दुश्मन की। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड था लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर आजम चीमा, जो पाकिस्तान में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। उसकी योजना थी भारत की आर्थिक राजधानी को घुटनों पर ला देना। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, भारत का दिल है। शेयर बाजार, बंदरगाह, फिल्म इंडस्ट्री सब यहीं से चलता है। दुश्मन जानता था अगर मुंबई डरी तो पूरा देश हिलेगा। स्थानीय स्तर पर काम कर रहे थे सिमी के ऑपरेटिव्स, एहतिशाम सिद्दीकी, कमाल अहमद अंसारी, फैजल शेख और कुछ और नाम, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। जांच में सामने आया कि इन बमों को असेंबल करने के लिए भायंदर इलाके में एक किराए का फ्लैट इस्तेमाल किया गया था। हफ्तों तक इन ऑपरेटिव्स ने वही लोकल ट्रेनें पकड़ी जिन्हें बाद में निशाना बनाना था, सिर्फ रीकी के लिए, सिर्फ भीड़ का हिसाब लगाने के लिए। सोचिए दोस्तों, ये वो लोग थे जो हमारे ही शहरों में पले बढ़े, हमारी ही गलियों में खेले और फिर दुश्मन के इशारे पर अपने ही पड़ोसियों को मारने निकले। हर प्रेशर कुकर बम बनाने में महीनों की प्लानिंग लगी। RDX की तस्करी, टाइमर की सेटिंग, हर डिब्बे की रेकी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सुनियोजित युद्ध था जो बिना वर्दी के लड़ा गया। और अब आता है सबसे तकलीफदेह हिस्सा, हमारी नाकामी। 2006 में मुंबई पुलिस के पास ना वो टेक्नोलॉजी थी, ना वो इंटेलिजेंस नेटवर्क जो आज है। CCTV कैमरे बमुश्किल थे और जो थे भी वो अक्सर खराब पड़े रहते थे। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा जांच सिर्फ कागजों पर थी। पिछले हमलों से सबक नहीं लिया गया था। धमाकों के बाद अस्पतालों में इतनी भीड़ थी कि डॉक्टरों को सड़क पर स्ट्रेचर के बिना जमीन पर लेटाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा। JJ अस्पताल, सायन अस्पताल, भाभा अस्पताल, हर जगह चीख पुकार, हर जगह खून से सने कपड़े। ट्रेनें डीरेल हुई, पटरियां खून से लाल थीं। एक माँ अपने बेटे की तलाश में रात भर मोर्चरी के बाहर खड़ी रही। एक पत्नी ने अपने पति का फोन बजते बजते बंद होते देखा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे दोस्तों, ये टूटे हुए घर थे। उस रात संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन निंदा से लाशें वापस नहीं आती। और सबसे बड़ा सवाल, जिस शहर को भारत की सुरक्षा और आर्थिक राजधानी कहा जाता था, वो इतना असुरक्षित कैसे निकला? क्या हमारी एजेंसियां सच में तैयार थीं या सिर्फ दिखावा था? लेकिन दोस्तों,
हर अंधेरे के बाद एक मोड़ आता है। धमाकों के कुछ ही घंटों बाद मुंबई एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कमान संभाली। उस वक्त एटीएस चीफ थे केपी रघुवंशी और जांच की अगुवाई कर रहे थे तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश मारिया, जिनका नाम मुंबई पुलिस के इतिहास में बड़े मामलों की जांच के लिए जाना जाता है। रातों रात सैकड़ों अफसर मैदान में उतार दिए गए। शुरुआती सुराग मिले धमाकों में इस्तेमाल हुए साइकिल और मोबाइल फोन के पुर्जों से। एक सिम कार्ड, एक मोबाइल हैंडसेट, यही वो धागा था जो पूरे नेटवर्क तक ले गया। महीनों की मेहनत, हजारों घंटों की पूछताछ, दिन रात एक करके एटीएस ने कई गिरफ्तारियां की। जांच में सामने आया कि विस्फोटक पाकिस्तान से समुद्री रास्ते गुजरात के तट पर लाए गए थे, फिर ट्रेन से मुंबई पहुंचाए गए। हर धमाके की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि लगा जैसे किसी सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग हो। यही वो पल था जब भारत को एहसास हुआ, दुश्मन सिर्फ सरहद पर नहीं, हमारे शहरों के अंदर भी बैठा है, हमारे ही बीच घूम रहा है। क्या आप जानते हैं, इस जांच के दौरान कई अफसरों ने अपने परिवार से हफ्तों दूर रहकर काम किया, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के। अब आता है इंसाफ का अध्याय। 13 आरोपियों पर मुकदमा चला। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत सालों तक कोर्ट में गवाहियां चली, हजारों पन्नों के दस्तावेज पेश हुए, सैकड़ों गवाह पेश हुए। 2015 में यानी हमले के 9 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। 5 को फांसी की सजा, 7 को उम्र कैद। एक आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर दिया गया था। उसने बाद में एक किताब लिखी अपनी हिरासत के दौरान हुई कथित यातना पर। दोस्तों, 9 साल तक वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया था, हर सुनवाई पर कोर्ट के बाहर बैठे रहे, इंसाफ की उम्मीद लिए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोषियों ने फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और अगले 9 साल तक ये अपील अदालत में लंबित रही। जुलाई 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष सबूतों के जरिए शक से परे दोष साबित नहीं कर पाया। यानी 209 लोगों की मौत का हिसाब 18 साल बाद भी अधूरा रह गया। यहाँ रुकिए, आप सोचिए, क्या ये इंसाफ की जीत थी या हमारी जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत? महाराष्ट्र सरकार ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन जिन 209 परिवारों ने अपने अपनों को शाम खोया, उनके लिए ये फैसला किसी पुराने जख्म के दोबारा हरे होने जैसा था। कल्पना कीजिए उस माँ का दर्द जिसने 18 साल इंतजार किया, कोर्ट के हर चक्कर में उम्मीद बांधी और आखिर में सुना कि किसी को सजा नहीं हुई। ये कोई फिल्म का ट्विस्ट नहीं था दोस्तों, ये हमारी असली न्याय व्यवस्था की तस्वीर थी। सवाल उठता है, जब सबूत जुटाने में, गवाह बचाने में, टॉर्चर के आरोपों को खारिज करने में हमारी एजेंसियां चूक जाएं, तो असली गुनहगार कौन है? वो जिसने बम रखा या वो सिस्टम जो 18 साल बाद भी सजा तय नहीं कर पाया? और यहीं छिपा है असली हीरो का किस्सा, जिसे शायद ही किसी ने पहचाना। जांच के दौरान कई निचले स्तर के एटीएस अफसरों ने रातों की नींद कुर्बान की, बिना किसी मेडल की उम्मीद के, बिना किसी प्रमोशन की गारंटी के। उन्होंने गुजरात के तट से लेकर मुंबई की गलियों तक सुराग जोड़े, हर छोटी जानकारी को बड़ी तस्वीर से जोड़ा, हर मोबाइल टावर की लोकेशन खंगाली। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो उनकी मेहनत पर भी सवाल उठ गए। मीडिया ने पूछा, जनता ने पूछा, क्या ये अफसर नाकाम थे या सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया? यही भारत की सच्चाई है दोस्तों। हमारे जवान, हमारे जांच अधिकारी मैदान में लड़ते हैं, लेकिन कोर्ट रूम की लड़ाई में अक्सर हार जाते हैं। क्या यही वजह नहीं कि आम आदमी का भरोसा कानून से डगमगाने लगता है? फिर भी दोस्तों, भारत ने इस हादसे से सबक लिया। 7/11 के बाद मुंबई और देश भर के रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ाया गया, बैगेज स्कैनिंग शुरू हुई, प्लेटफॉर्म पर रैंडम चेकिंग बढ़ी, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना हुई ताकि आतंकी मामलों की जांच और तेज और मजबूत हो। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर किया गया। 26/11 के हमले के बाद तो और भी बड़े सुधार हुए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की नई क्षेत्रीय यूनिटें, बेहतर कोऑर्डिनेशन, तेज रिस्पॉन्स सिस्टम, कोस्टल सिक्योरिटी में बदलाव। यानी हर हमले ने, हर नाकामी ने भारत को थोड़ा और मजबूत बनाया। कहते हैं ना, ठोकर लगने से ही इंसान संभलना सीखता है। भारत ने भी यही किया, धीरे धीरे मगर मजबूती से, कदम दर कदम। आज जब आप मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, जरा उन 209 चेहरों को याद कीजिए जो 11 जुलाई 2006 की शाम अपने घर नहीं पहुंच पाए। किसी की बेटी की शादी थी अगले हफ्ते, जिसका जोड़ा अभी सिलने को गया था। किसी का बेटा पहली नौकरी से लौट रहा था, अपनी पहली सैलरी की मिठाई लेकर। किसी की माँ उसका इंतजार कर रही थी, चूल्हे पर रोटी सेकते हुए।
जो कभी नहीं आया। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें भूले नहीं। इंसाफ मिले या ना मिले, याद रखना हमारे हाथ में है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक कड़वा सच बताती है। दुश्मन बाहर भी है और हमारे अपने सिस्टम के अंदर भी कमजोरियां हैं। असली जीत तब होगी जब हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे, सरहद पार बैठे दुश्मन से भी और अपने भीतर की सुस्ती और लापरवाही से भी। भारत माता का हर बेटा, चाहे वो सैनिक हो या आम नागरिक, इस लड़ाई का हिस्सा है। जब तक हम अपनी नाकामियों से सीखेंगे नहीं, तब तक हर हमला हमें उसी जगह चोट देगा। अब आप ही बताइए, जब 18 साल बाद भी 209 मौतों का हिसाब अधूरा है, तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है? कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, अपनी राय बेझिझक रखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो अपनी लोकल ट्रेन में रोज सफर करता है, बेखबर उस कीमत से जो 2006 में चुकाई गई थी। शहीदों को श्रद्धांजलि। जय हिंद।